इसकी मेरी अपनी ज़ाती वजह अलग है, लेकिन हमारे साथियों का हम पर दबाव या ये कहना, उसकी वजूहात बहुत सारी। और मैं हमेशा फाइटर रहा हूँ। आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मैं इंचार्ज रहा, तो मैंने पार्टी को प्रोग्राम नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद ही किया, जिसकी मिसालें बहुत है। पंजाब है, केरला है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो मैं सब लीडर्स को एक बस में भर देता था, जितने भी लीडर्स, और खुद ड्राइवर के साथ जो सीट होती उसमें बैठता था, और एक साल 1.5 साल दौरे करता था गांव में। तो मैं इस बात के लिए मशहूर हूं कि मैं किसी को आगे नहीं फंसाता हूं, खुद लीड लेता हूं। नताइज कुछ भी हूं, नताइज अवाम के हाथ में होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ साथियों को कहा तुम इलेक्शन लड़ो, तो वो कहेंगे कि खुद तो यहाँ बैठे हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो इसने कहा कि आई शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो एक वजह है, ताकि पार्टी का मोराल भी बढ़े और सीट भी जीतें। और दूसरी वजह, शुरुआत मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा से ही की, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मैं राज्यसभा में रहा। तो राज्यसभा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि राज्यसभा कोई भी दौरा है, मैंने कोई कसर नहीं रखी है हिंदुस्तान के अवाम के लिए या रियासती अवाम के लिए लड़ाई लड़ने में, वो हमारी अपनी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं सोचता हूँ एक लड़ाई लोकसभा में लड़ने की जरूरत, उसकी मिसाल मैं देता हूँ। ताज़ा तरीन, अभी 4-5 साल ही हुए, जब हमारा सबसे बड़ा असासा स्टेटहुड 370 35A, ये अचानक आनन फानन में हमसे छीने गए। और ये ऐसा है जैसे कोई बिजली गिरती है अचानक बरसात में, उस तरह से ये बिजली, सियासी बिजली गिरी। उस मायूसी के आलम में मैंने वो बिल भी नहीं पढ़ा था, और मैं 4 घंटे नीचे ज़मीन पे बैठा। शायद मैं ज़िंदगी में 4 घंटे पहली दफ़ा, और शायद पार्लियामेंट की तारीख में भी कोई लीडर अपोजिशन या आम एमपी भी 4 घंटे ज़मीन पे धरने पे बैठा। और उसके साथ ही एक मेरा बाहर निकला वॉशरूम जाने का, उसने कहा आप पर तो ये टेलीविज़न दिखाता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं आप धरने पे। तो फिर जाके मैं अपनी सीट से मैंने कहा कि मैं बोलूँगा, चेयरमैन ने इजाज़त दी। वो आप तकरीरें रियासत के सब लोगों ने सुनी, और उसके बाद लोगों ने एक ही तकरीर सुनी है। तकरीर मैंने 6-7 तकरीरें, क्योंकि वो कानून बाद में एक एक करते आए। वो तो इंट्रोडक्शन करते कि बिल जब पास हुआ तो मैंने बहुत सारी तकरीरें की। और फारूक साहब ने मेरी एक तकरीर का भी एक पब्लिक मीटिंग में जिक्र भी किया था, तो किस तरह से मैंने दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कहा कि हमने कितनी तरक्की की है 370 में। ये कहना गलत होगा कि हमने तरक्की नहीं की। तो मैं सोचता हूं कि अभी ये लड़ाई अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। उस लड़ाई का ये फ़ायदा हुआ कि वज़ीर आज़म ने और होम मिनिस्टर ने हमारी वो रिक्वेस्ट मंजूर की कि स्टेटहुड देंगे, जो कि पहले उड़ा ली थी। उस लड़ाई जो जद्दोजहद हमने 1 महीना की,
स्टेटहुड माना। लेकिन आजकल जो चिमनगोइयाँ हो रही हैं कि स्टेटहुड देंगे लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेटहुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेटहुड, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, गवर्नर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा, और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो वो हमें मंजूर नहीं, गुलाम नबी आज़ाद को मंजूर नहीं, और शायद जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो ज़मानों से चलती आ रही है, मुगलों के ज़माने से भी चलती, सिखों के काम राज में भी चलती रही, महाराजा के राज में भी चलती रही, चाहे ताकत महाराजा के पास रही हो, लेकिन स्टेटहुड थी हमारी। उस स्टेटहुड की इससे पहले के इलेक्शन असेंबली का कभी हो जाए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, और फिर उस वक़्त हम कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो स्टेटहुड तो मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वादा किया, लेकिन ये कैसी, ये तो लंगड़ी लूली स्टेट। उसके लिए मैं पार्लियामेंट में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ज़बान, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि हमें स्टेटहुड मिले। उस स्टेटहुड से जो उससे कनेक्टेड चीज़ें हमसे छीनी गई हैं वो भी आएंगी। जैसे 35A उससे कनेक्टेड है, तो 35A में जब तक था 35A तो बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नौकरियां महदूद हैं। वो भी आज बाहर से आ जाएंगे तो हमारे बच्चे वैसे ही लाखों में, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के बेकार हैं, बेरोज़गार हैं। तो अगर उसमें भी हमें 150 करोड़ लोगों के बीच में छोड़ा जाए, समंदर में छोड़ा जाए, तो हमारे हिस्से में एक छोटी सी मछली हाथ में आएगी। मछलियाँ नहीं आती। लड़के लड़कियों की अगर ज़िंदगी हमने बचानी है, उन ख़ानदानों की ज़िंदगी हमने बचानी है, तो हमने एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों तक ही महदूद रहे, वो करना। तो स्टेटहुड अगर हमें मिले, 35 एक पार्लियामेंट ने ख़त्म किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कानून असेंबली में बना सकती है कि वो बाहर वाला नौकरी न करे, बाहर वाला यहाँ ज़मीन न खरीदे। तो स्टेटहुड से एक तो वो स्टेटहुड के फ़ायदे, और इमीडिएटली उसका फ़ायदा होगा 35A में जो प्रावधान है, जो चीज़ें हैं, हम वो खुद कर पाए। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी बिजली। बिजली, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसका दारोमदार सिर्फ बर्फ़ पर है। बर्फ़ गिरेगी नवंबर दिसंबर में तो पूरा साल रहेगी, दरियाओं में पानी पूरा साल रहेगा तो बिजली पैदा होगी। लेकिन बदकिस्मती से मुसलसल 2 सालों से, गुज़िश्ता 2 सालों से मार्च के महीने या एंडिंग फरवरी में बर्फ़ गिर रही है, जिसकी उम्र 1 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं, और हम शिकार हो रहे हैं बिजली न होने की वजह से। इसलिए वो भी ज़रूरत है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, तो मुझे जम्मू मीडिया ने भी पूछा, कश्मीर मीडिया ने भी यहाँ पूछा कि आप PM से क्या चाहते हैं। मैंने कहा 1000 या 2000 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट जम्मू में, 1 या 2000 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट कश्मीर में, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में मैंने मंजूर कराया था 1000 मेगावाट का जम्मू में, लेकिन उसके बाद में जब मैं CM था, लेकिन मैं CM से हटा तो उसके बाद उसको किसी ने पूछा ही नहीं, फॉलो अप नहीं हुआ। तो वो ज़रूरत अगर हमें जम्मू और कश्मीर को इस अंधेरे से निकालना है और सर्दी से बचना है, तो उसके लिए थर्मल प्रोजेक्ट्स की, पावर प्रोजेक्ट्स की यहाँ ज़रूरत है। वो तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई मुझे जो पार्लियामेंट में लड़ना है, चाहे वो मिनिस्टर से हो, जनाब प्राइम मिनिस्टर से हो, जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे करने की ज़रूरत है। कश्मीरी पंडित्स का बहुत बड़ा मसला है, उनके भी जब सरकार चाहे तो उनको कम कर देती, जब चाहे उनको कहती है कि आपका अनाज बंद करें,
हमारे गुजर भाई हैं, बकरवाल भाई हैं, उनका अनाज बंद कर दिया, उनका पैसा बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमें लड़ाई लड़नी है। और मैं समझता हूँ कि मेरे अपने तजर्बे से, चाहे वो MP का हो, मिनिस्टर का हो, लीडर अपोजिशन का हो, मैं वो लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकता हूँ, बजाय इसके कि खाली यहाँ स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंटों को मुझे मालूम है कोई पूछता नहीं है, ये लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेट है। जहाँ बॉर्डर पे लड़ाई होती है, बॉर्डर पे ही जंगें जीती जाती हैं, स्टेटमेंट से कोई जंग जीती नहीं जाती। तो ये भी इसका जो बॉर्डर है वो पार्लियामेंट के अंदर है। ये जो चीज़ें हैं, ये पार्लियामेंट ही एक फोरम है जहाँ ये लड़ाई लड़ना है। इस लड़ाई में मुझे कश्मीर के अवाम का भी और जम्मू के अवाम का भी मुझे साथ होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। आज़ाद साहब, उमर साहब ने बयान दिया है कि अगर आज़ाद साहब इलेक्शन लड़ना ही चाहते थे तो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड चुनाव रैली से क्यों नहीं लड़े? वो यहाँ पे एक खास मकसद से आए हैं, इसीलिए अनंतनाग से चुनाव लड़े। इस पे आप ये स्टेट मेरी है, ये कहना किसी का गलत होगा कि आप वहाँ के हैं, यहाँ के। हम हिंदुस्तान के। और मैं, उमर साहब छोटे थे, शायद वो स्कूल में पढ़ते थे, मैंने पहला इलेक्शन महाराष्ट्र से लड़ा, दूसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, तीसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, जीता। ये तो यहाँ की बात है, इस एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट। और 95% हिंदू में लड़ा, मुसलमान सिर्फ 5%। तो गुलाम नबी आज़ाद, ये तो यहाँ बीच में महाराष्ट्र के और उसके 7 स्टेटें, मैं 7 स्टेटें पार कर के भी लड़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ और पार्लियामेंट में आया। सर, उनका ये भी कहना है कि नहीं, मैं उमर साहब से कोई लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि वहाँ से क्यों नहीं लड़े, वहाँ से लड़े, उनके लिए, तमाम लोगों के लिए कहता, गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र से भी लड़ सकता है और वहाँ से भी जीत सकता है, जब मुझे कोई जानता नहीं था। अब सर, ये भी सुनने में आया कि जो ग्रैंड अलायंस बन चुकी है, बनी जा रही है, उसकी वजह से आज़ाद साहब उसे बेल लगी। मैं किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं था, न नेशनल, न NDA का, न UPA का, न यहाँ का। मैं हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, दरिया अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। मुखालिफिन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जीती भी, ये क्यों पूछते किसका कहना? जिसको कहना वो कहने दो। हम किसी का मुंह बंद नहीं करेंगे। मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूं। मेरा अपना एक सियासी नजरिया है, मेरी एक अपनी सियासी लड़ाई है। वो दिल्ली में भी मैं लड़ता था, यहां भी लड़ता था। अब उसमें लीडरों को परेशान होगी, मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी के लिए सियासत तो नहीं छोड़ सकता। हा? तो ये जब मौका मिला, हमने हिंदुस्तान में नंबर बनाया दुनिया में। मैं पहला आदमी हूं जिस रोलर ने ट्रिपल शिफ्ट की दुनिया में। अमेरिका में भी नहीं है, जापान में भी नहीं। प्राइवेट वाले करते होंगे, लेकिन सरकारी इदारे बनाने का दुनिया में पहला आदमी हूं जिसने ट्रिपल शिफ्ट बनाया। दुनिया का पहला आदमी हूं जिसमें नया कानून बनाया ये डिफेक्शन का। बाकी में आधा डिफेक्शन, 1/3। मैंने यहाँ लिखा कि 100% चीफ मिनिस्टर समेत अगर 100% डिफेक्शन करेंगे तो 100% लूज करेंगे। ये भी दुनिया का पहला कानून। आज़ाद साहब, PDP ने आप पर इल्जाम लगाया कि आप आज़ाद हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। क्या हम मान के चले कि उनका इशारा बीजेपी? गुलाम किसी के साथ जा सकता है, आज़ाद किसी के साथ नहीं जा सकता। मैं गुलाम नबी हूँ, गुलाम नबी किसी के साथ नहीं जा सकता। वो पनाह वो ढूंढते हैं जिनको गुलामी करने की आदत। गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ नबी का गुलाम है और किसी की गुलामी नहीं करता। आपने स्टेटहुड की बात की, क्या असेंबली इलेक्शंस अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं की जाती है तब तक क्या इलेक्शंस आप वो उस वक्त देखेंगे। अभी जो फोरम है वहाँ लड़ाई लड़। शुक्रिया बहुत बहुत।